सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, किसने की थी सेल की डिस्कवरी, और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि क्या ये किस तरह से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाता है, और क्या इसके ऑर्गेनल्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं, और सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बेसिकली समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से जो बेसिक सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9 में आपको दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी डिस्कवरी से। सेल की डिस्कवरी कब हुई? अगर हम बात करते हैं सेल की, जिसको हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कोशिका बोलते हैं, सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो सेल की जो डिस्कवरी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी 1665 में की थी। सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 में, रॉबर्ट हुक ने किया था, और खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से किया था इन्होंने। और सेल की डिस्कवरी इन्होंने ये एग्जामिन कर रहे थे कॉर्क को, कॉर्क एग्जामिन कर रहे थे। कॉर्क एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो मिलता है बार्क ऑफ ट्री में। बार्क ऑफ ट्री में, बार्क ऑफ ट्री का मतलब होता है पेड़ की छाल। पेड़ की छाल अगर जिन लोगों को न समझ में आ रहा हो, तो अगर हम देखेंगे स्टेम को देखेंगे हम, अगर किसी भी ट्री की स्टेम को देखते हैं तो स्टेम की जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम छाल बोलते हैं। तो पेड़ की छाल से, छाल में पाया जाता है कॉर्क। कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे माइक्रोस्कोप में, और उनको दिखा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब का मतलब आप समझ रहे हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। और हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से खांचे बने हुए होते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आज के टाइम में जो एयर कूलर्स आते हैं उसमें हनीकॉम्ब पैड्स का यूज किया जाता है। हनीकॉम्ब पैड्स का यूज किया जाता है, तो छोटे छोटे से खांचे उनको दिखे, कुछ इस तरीके के खांचे दिखे, और उसमें एक ब्लैक डॉट, छोटा छोटा सा डॉट दिखा स्टेन करने के बाद। तो उन्होंने इस जो खांचे छोटे छोटे से बन रहे थे इसको नाम दिया सेल। सेल, जो सेल वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। इंग्लिश मीनिंग इसका अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश मीनिंग में इसको बोलते हैं लिटिल रूम्स। क्या बोलते हैं? लिटिल रूम्स बोलते हैं इसको। छोटे छोटे से खांचे थे, उन्होंने देखा और उसको नाम दे दिया लिटिल रूम्स। अब ये साइंस के हिस्ट्री में एक छोटा सा इंसिडेंट था, छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन तब से लेकर आज तक हम इस टर्म को, इस ऑर्गन, इस चीज को हम सेल ही बोलते हैं। सेल ही बोलते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, और जिसका पूरा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिस्कवरी की। और ये सेल वर्ड आया कहां से? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में, और ज्यादा जानकारी देते देते हैं कि किस तरह से हम और सेल के बारे में पता कर सकते हैं। तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल में हमको कुछ बेसिक चीजों की बात करनी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, या फिर किसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होता है, और सेल वॉल के बाद हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के आगे और भी चीजें हैं, और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल में किस जगह रहती है, क्या इसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसका फंक्शन क्या है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो अगर किसी हम सेल को लेते हैं, चाहे वो हम एनिमल सेल की बात कर लें, चाहे हम प्लांट सेल की बात कर लें, उसमें देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब इन सब चीजों से पहले बेटा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल के टाइप्स के बारे में। सेल के टाइप्स के बारे में जब तक तो डिस्कवरी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तब तक तो सब लोग जान रहे थे कि एक सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया है, वही से है, उसी के बारे में स्टडी चल रही थी। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद पता चला कि
ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। इनमें यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं, यूनि वर्ड जो है, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो और सारा फंक्शन उनका उसी सिंगल सेल से ही परफॉर्म किया जाता हो। यानी कि अगर हम बात करें कि दोज ऑर्गेनिजम्स who are made up of only a single cell are called unicellular। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हो उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल से बने हो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, इनके सारे फंक्शंस सिंगल सेल एक ही सेल में होंगे, और इनका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, छोटा होता है, लिटिल लाइफ स्पैन होता है, और इनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, और ये यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की हम बात करें तो यूनिसेलुलर में हमारा, जैसे कि हम बात करते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, अमीबा आ जाता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर में आते हैं ये। और उसके बाद मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं आपके एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, प्लांट्स, ट्रीज, जो भी है ये सब आ जाते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। तो पहली जो बात मैंने बताई थी आप लोगों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस चीज को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी या किसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। वो ढोल देखा है आपने, ढोल बनाने वालों, ढोल के ऊपर जो एक लेयर लगी रहती है उसको बोलते हैं उसका मेम्ब्रेन। तो ये इसी तरह से है कि सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अगर कोई सेल है, मान लेते हैं कोई प्लांट सेल या कोई एनिमल सेल लेते हैं, देखते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और इसमें सेंटर में आपको पाया जाएगा न्यूक्लियस। सेंटर में बिल्कुल डार्क स्पॉट दिखेगा जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड रहता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो आउटर कवरिंग है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो सेंटर में आपको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है डार्क कलर का, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के। किससे मिलकर के बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से। ठीक है, और इसी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। अब सबसे पहला तो एक ये समझ लेना कि ये क्या करता है, दूसरे सेल्स और बाहरी इन्वायरमेंट से, आउटर इन्वायरमेंट से सेल को अलग रखता है, आउटर इन्वायरमेंट से सेल को अलग रखता है। पहला तो ये फंक्शन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, छोटी सी सेल बना देते हैं, सेल को समझ में आएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ये अंदर इसके जो सेल के कंटेंट्स हैं उसको पैक रखता है, सेल के कंटेंट्स को पैक रखता है। उसके बाद मैंने बात की यहाँ पे, इसको सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं।
सिलेक्टिवली प्रिमिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर हम फूड ईट करते हैं, खाना खाते हैं, या फिर हम रिस्पायरेशन करते हैं, या सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करते हैं, जैसे ब्रीथिंग से स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रीथ करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सेम प्रोसेस हमारी सेल के अंदर भी होता है, हमारी सेल के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? हाँ, ऐसा होता है कि जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, तो हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन सेल के आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का higher concentration to low concentration. Movement of gases from higher concentration to low concentration is known as diffusion. यहाँ पे ये टर्म आ जाता है, एक नया टर्म, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे कि ऑक्सीजन अगर सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा? सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ऑक्सीजन सेल के अंदर गया और अलग अलग तरह की केमिकल एक्टिविटीज होती हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, और जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी का यूज हो जाता है, तो यहाँ पे बनती है एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई सेल के अंदर, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, क्योंकि सेल के बाहर अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का टॉक्सिक गैस होता है, तो जो सेल के लिए यूजेबल नहीं है, इसलिए ये सेल इसको रिलीज कर देती है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन कहलाता है ये प्रोसेस, गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन में। और अगर हम बात करते हैं कि जब किसी सेल के अंदर, किसी सेल में, किसी भी सेल में, कोई सेल है, जब यहाँ पे लिक्विड एक्सचेंज होगा, लिक्विड एक्सचेंज, जैसे कि पानी हम लोग पीते हैं, तो पानी हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही सेल के लिए भी, इतना हमारे लिए पानी जरूरी है उतना ही सेल के लिए भी वाटर की नीड होती है। तो क्या हुआ? हमने पानी पिया और वाटर की कंसंट्रेशन सेल के आउटर एटमोस्फियर में ज्यादा, आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गया। आउटर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अंदर हम देखते हैं वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अब वाटर का मूवमेंट क्या होगा? फ्रॉम आउटर, आउटर एनवायरनमेंट टू इनर, यानी कि पानी सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा, पानी सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा। और सेम प्रोसेस तभी होगी जब पानी सेल के अंदर ज्यादा होगा। सेल के अंदर पानी क्या होगा? पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनर इन्वायरमेंट टू आउटर इन्वायरमेंट, बाहर से अंदर से पानी बाहर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को भी हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दो टर्म, एक हो गया डिफ्यूजन और एक हो गया ऑस्मोसिस।